तो पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ इस जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को यह धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो फिर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका को यह कहा है कि भैया आपकी ये धमकीबाजी जो है, यह ब्लैकमेल करने की जो नीति है वो यहां हमारे साथ नहीं चलने वाली है। इस बयान के तुरंत बाद ही आप देखिए कि किस तरह से यूक्रेन में जो विद्रोहियों के कब्जे वाले जो इलाके हैं उनमें बड़े धमाकों की रिपोर्ट सामने आ रही है। यूक्रेन के 4 ऐसे शहर जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। ये धमाकों की जो आवाजें हैं वो दूर तक सुनी जा सकती है। और जो जानकारी आ रही है, जो 4 शहर बताए जा रहे हैं उसमें से एक कीव है, खार्किव है, ओडेशा है और मरियुपोल ये बताए जा रहे हैं जहां पर ये धमाके सुने गए हैं। और साथ ही साथ जो रशियन ट्रूप्स जो हैं वो दरअसल क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। तो आप ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये धमाके के बाद की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वहां रिपब्लिक भारत की पूरी टीम मौजूद है और पल पल की अपडेट्स और ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से चाहे वहां पर जो छात्र हैं उनसे भी हमारे सहयोगी लगातार हमारी जो टीम है वो बात कर रही थी कि आखिर उनकी क्या परेशानी है और वो किस तरह से खौफ में हैं, उनके अभिभावक किस तरह से खौफ में हैं। और ना केवल भारतीय छात्रों या भारतीय नागरिकों की वहां पर बात करें जो इस वक्त वहां पर हैं, बल्कि यूक्रेनियंस जो हैं उनकी बात अगर करें तो वो भी खौफ में है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो भुगतना पड़ता है वहां के जो सिविलियंस हैं। और ऐसे में ये दहशत, हालांकि लगातार युद्ध टालने की या लगातार तमाम जो राजनयिक कोशिशें हैं वो भी की जा रही थी, लेकिन रूस ने एक नहीं सुनी। और जिस तरह का बयान सामने आया उसके ठीक बाद जो विद्रोही कब्जे वाले इलाके हैं उसमें बड़े धमाकों की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त रात का वक्त वहां पर है, घना अंधेरा वहां पर है और शायद यही सबसे मुफीद समय लगा होगा रूस को। और यही कारण है कि इसे देखते हुए, इस मौके का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक धमाके यहां पर होते हैं। आपने सुना कि जब संबोधन दिया था व्लादिमीर पुतिन ने, तब ये कहा था कि डोनबास को लेकर दरअसल ये हमारी लड़ाई है, क्योंकि डोनबास में जो कुछ झेला है या डोनबास में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए हम डोनबास के लिए, वहां के जो लोग हैं उनके लिए, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि जिस तरह से अब स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि ये अब सिर्फ पूर्वी यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि ये इससे कहीं आगे बढ़ गई है। तो क्या वो तमाम आशंकाएं जो जताई जा रही थी, ये ऐलान या ये धमाके उसको पुख्ता करते हैं? क्या ये उसका सबूत है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें क्या उसको पुख्ता करती है? क्या ये उसका सबूत है? यूक्रेन की सेना जो है उसको सरेंडर करने को कह दिया गया है। एक तरफ तो पुतिन ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के कब्जे वाली जो जगह है वहां भी धमाके की खबर है। पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से लगातार बार बार हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे। यूक्रेन की सेना को लगातार ये कहा जा रहा है कि हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर गंभीर परिणाम अंजाम भुगतना होगा, यह भी कहा जा रहा है। तो एक तरफ दोनों ही तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं ये कहते हैं कि अगर सरेंडर नहीं करते हैं, हथियार डालें, घर जाएं, अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर किसी भी तरह के गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। यूक्रेन की सेना को सरेंडर करना ही होगा। तो ये चीज ये बता रही है कि ये जो लड़ाई है, ये जो बात है, ये सिर्फ पूर्वी यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गई है, ये उससे कहीं आगे और बढ़ चुकी है। और शायद कहीं ये भी कोशिश है, जिस तरह से कीव और खार्किव से खबर आ रही है धमाके की, कि उसको किस तरीके से, क्योंकि ये कीव अगर करें राजधानी है और हाई टारगेट वाला ये एरिया है, जाहिर तौर पर रूस का ये हाई टारगेट है, क्योंकि कोशिश ये है कि किसी तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशंस भी वहां पर ना हो पाए, पूरी तरह से काटने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त, एक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस को अमेरिका की चेतावनी, युद्ध के लिए
सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार है। मौत अगर होती है, कैजुअलिटी अगर किसी तरह की कोई होती है, तो उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है। और साथ ही साथ आप देखिए कि लगातार जो रूस है वो धमकी जो दी जा रही है, अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, उसको ये कह रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग यहां नहीं चलेगी, ये धमकी जो है वो यहां नहीं चलेगी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से खबरें आ रही है, लाखों की जिंदगी जाहिर तौर पर खतरे में पड़ेगी, ये कहना यूएस का भी है। लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया पर किस तरह से असर पड़ेगा और खबरें आने भी लगी है। तेल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उन पर भी इसका असर जाहिर तौर पर पड़ेगा। आर्थिक संकट ऐसे में आ सकता है। दो पक्षों में क्या दुनिया बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से स्थिति चल रही है और रूस की जो मनमानी यहां पर देखी जा रही है, या वो अपने आप को सुपीरियर यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी के नहीं सुन रहा है, तो वो भी क्या दो पक्षों में बांट देगी दुनिया को? क्या यूक्रेन जो है वो दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा? क्या ये अब जिस तरह से एक के बाद एक धमाके की खबर आ रही है, मतलब ये कि अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। अब इसको कोई भी, तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब वो सारी कोशिशें बेकार हैं। युद्ध क्योंकि नहीं रुकेगा, लेकिन किस तरह का संकट पूरी दुनिया पर हो जाएगा, वो तमाम बातें भी हम यहां पर कर रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, खबरें आ रही है, 4 जो अहम शहर हैं यूक्रेन के, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया है, और खासतौर पर राजधानी कीव की अगर बात करें तो पूरी कोशिश ये है रूस की कि प्रेशर बना पाए कीव के जरिए, खार्किव के जरिए, कि इनको बिल्कुल काट दिया जाए। किसी तरह का कोई जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो तक यहां पर ना होना पाए, और फिर इस तरह से रूस और आगे बढ़ता जाएगा और आगे कब्जा करता चला जाएगा। जिस तरह से फ्री वर्ल्ड की यहां पर बात कर रहा है, तो वो बात क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, वो अब नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है धमाके की, उससे तो ऐसा नहीं लगता। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर। अब ये एक के बाद एक किस तरह से रूस पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। ना केवल ऐलान कर दिया गया है जंग का, बल्कि आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक धमाके ये हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया गया है। रूसी सेना ने ये हमला किया है। यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर ये हमला किया गया है। यूक्रेन की सेना जो नहीं मानी, अब तक सरेंडर नहीं किया, इसलिए शायद ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश, ये प्रेशर टैक्टिक जो रूस द्वारा की जा रही है, अपनाई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, धमाके के बाद की तस्वीर, और पल पल की जो तस्वीरें, अपडेट्स हम तक पहुंच रही है। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और छोटी से छोटी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रही है, क्योंकि देखिए कई भारतीय छात्र वहां पर हैं जो इस वक्त हैं और डरे हुए भी हैं। अभी भी कुछ हैं वहां पर जो आना चाहते हैं वापस, और ये राह देख रहे हैं कि उन तक कब मदद ये पहुंचेगी। और साथ ही साथ वहां के जो लोकल्स हैं, जो यूक्रेनियंस हैं, उनकी अगर बात करें तो उनमें भी एक खौफ है, वो खौफ ज़दा हैं, क्योंकि जब भी कुछ इस तरह से स्थिति होती है तो उसका खामियाजा सिविलियंस को ही भुगतना पड़ता है। ये देखिए, ये धमाके के बाद की, ठीक धमाके के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिस तरह की खबरें आ रही है, और कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। देखिए दुनिया पर किस तरह से असर पड़ना शुरू हुआ है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मतलब ये वो तमाम पॉइंट्स जो इस वक्त हम आपको गिनवा रहे थे थोड़ी देर पहले, तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर किस तरह से असर पड़ता है, वो भी अब नजर आ रहा है। मतलब ये कि आर्थिक संकट का खतरा दो पक्षों में निश्चित रूप से अब ऐसे में दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें ठीक धमाके के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। यूएन की तरफ से हालांकि शांति की अपील भी की गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। ये सीधी जिस तरह से जंग का ऐलान रूसी राष्ट्रपति की ओर से किया गया, वो सीधी चुनौती अमेरिका को, नेटो को और यूरोपियन यूनियन को, जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही चुनौती देती नजर आ रही है अमेरिका को, नेटो को और यूरोपियन यूनियन को। और ये तस्वीरें ये बता रही है कि ये सिर्फ डॉनबास तक रुकने वाले नहीं हैं, अब ये लड़ाई डॉनबास से आगे बढ़ चुकी है।
एक्सपर्ट RSN सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, युद्ध का ऐलान हो चुका है, जंग का ऐलान हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें ये सामने आ रही है धमाके की, ये बता रही है कि अब ये सिर्फ पूर्वी यूक्रेन तक सीमित नहीं है। देखिए, अनडिक्लेयर्ड वॉर तो वहां पे कई सालों से चल रहा था, पिछले कम से कम 5-6 सालों से। लेकिन ये जब युद्ध की घोषणा की गई है तो अभी हम देख रहे हैं कि स्पेशल ऑपरेशन से कार्रवाई हो रही है। स्पेशल ऑपरेशंस का एक मकसद होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें बिना कोलैटरल डैमेज को, यानी कि जो बाकी लोग हैं उनको किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। और अगर फुल मोबिलाइजेशन, फुल अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो, जिसको काइनेटिक क्लैश कहते हैं, यूक्रेन और उसके बीच में, रशिया के बीच में, वो स्थिति नहीं है अभी। क्योंकि अभी वहां पे अगर ऐसी बात होती तो सबसे आसान तरीका है कि हवाई हमलों से शुरू होती, साइबर अटैक होता उसके पहले। तो वो चीजें अभी नहीं हो चुका है इससे पहले कि मतलब सबसे ऐसे उसमें जब इतनी बड़ी एयर पावर है रशिया के पास तो सबसे पहले वो इस्तेमाल होता। लेकिन वो अभी स्पेशल फोर्सेस का मतलब ही होता है कि आप प्रिसीजन टारगेट के लिए जा रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वहां पे क्षति पहुंचे। क्योंकि अगर वहां कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं, अगर क्षति पहुंचेगी तो ये एक अपने आप में सिविल वॉर होगा। और सिविल वॉर अगर होगा तो जिस तरह का आपने अफगानिस्तान में देखा था, सोवियत यूनियन और अफगानियों के बीच में जो एक दशक की जो पूरी जंग चली, तो उस तरह की स्थिति, शायद उस वैसी स्थिति से वो बचना चाहेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ऑप्शंस बाकी हैं? अगर हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? नहीं, ऑप्शंस देखिए, ये उन्होंने ये एस्केलेट भी कर सकता है और यहाँ से डी एस्केलेट भी कर सकता है। ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए सिविल वॉर होता है तो दूसरे पक्ष को भी तो कहीं से सहायता मिलेगी, नाटो से सहायता मिलेगी, उनको भी गोला बारूद और युद्ध सामग्री मिलेगी, तो ये सिविल वॉर चलता रहेगा ये। लेकिन इस सिविल वॉर से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो वो रूस का होगा और वेस्टर्न यूरोप का होगा। जाहिर तौर पर ये रूस नहीं चाहेगा। शुक्रिया कर्नल RSN सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे जुड़ चुके हैं, के सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या आपको लग रहा है, क्या अब पूर्वी यूक्रेन से आगे ये लड़ाई बढ़ गई है? अब ये वहां तक तो सीमित नहीं लग रही है, जिस तरह से जो यूक्रेन के 4 अहम शहर हैं उन पर धमाके हो रहे हैं और खासतौर से राजधानी में। ये जरूर ये चिंता का विषय है कि ऐसा लगता था कि शायद रशिया अपने फेज 2 ऑपरेशंस को ना करे जिसमें कि डायरेक्ट इंटरवेंशन हो यूक्रेन के। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी डायरेक्ट इंटरवेंशन है। अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ रॉकेट फायर हुए, कहीं खबर आ रही है कि मिसाइल का अटैक है, कहीं कह रहे हैं कि ये फायरिंग्स हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉट क्लियर है, स्टिल नैरेटिव बिल्डिंग है। देखिए, उसकी सेना 3 तरफ से लगी है, ये तो आपको पता ही है। क्रीमिया की तरफ ऐसा खबर आ रहा है कि ओडेसा सिटी पोर्ट है, वहां पर भी फायरिंग हुई है। किव की तरफ भी फायरिंग होते हैं जो बेलारूस की तरफ से होती है, और इसकी तरफ से तो आपको पता ही है वो लुहांस्क के डोनबास का जो इलाका है LPR DPR में, वहां पीस कीपिंग के लिए तो रशियन फोर्सेस ने डिक्लेयर कर दिया है और पुतिन साहब ने कह दिया कि हम अपनी फोर्सेस को भेजेंगे। जो अभी बात जो हो रही है, ये देखिए यूरो मैदान में भी ऐसा हुआ था 2014 में, 2013 में, जहां पर बहुत बड़ी लोग मारे गए थे, उसमें यूक्रेनियन मारे गए थे। तो वो इस तरह की कोई परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि फॉरेन फोर्सेस भी बहुत आए हुए हैं वहां पर, और ये यूक्रेनियन पार्लियामेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि फॉरेन फोर्सेस जो इंडिपेंडेंट है वहां आते हैं। कोई कहता है कि जॉर्जिया के बहुत बड़े हैं, कुछ इंडियंस के भी नाम आ रहे थे कि जो अपने साउथ से गए हुए हैं। तो इस तरह की यदि बात होती है कि सिविल वॉर का एक रूप ले सकता है, मगर
अमेरिकन जो रशियंस हैं, जो केजीबी हैं, जो उनके स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी इस इलाके में मिलिटरली नहीं, जो आप कहते हैं अंदर की तरफ कंट्रोल, रिजीम चेंजेस के कंट्रोल का करना चाहेंगे। 2014 में उनकी ये हार हुई थी, रशिया की ये हार हुई थी कि वहां पर जो लाए गए थे पपट, वो वेस्टर्न एलाइड गवर्नमेंट था, उसका रिजीम आया था, और उसके पहले 2013 में जो उसके पहले जो रशियन समर्थित या रशियन लीडिंग गवर्नमेंट थी, उसको निकाल दिया गया। सर देखिए, जो बड़ी खबर एक आ रही है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की गई है। देखिए जाहिर तौर पर सर कीव एयरपोर्ट कह दें या कीव पूरा कह लें, खार्किव कह लें, ये हाई टारगेटेड एरियाज हैं जो रूस के टारगेट पर हैं। क्या इसके जरिए ये कोशिश की फिर यूक्रेन को पूरी तरह से काट दिया जाएगा? क्योंकि राजधानी पर अगर आप कर लेते हैं कंट्रोल, तो फिर पूरे यूक्रेन पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, किसी तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। क्या ये कोशिश? का मतलब है फिजिकली आप अंदर घुस जाते हैं। क्या आप नॉर्थ से जो बेलारूस की तरफ, जहां पर उनके 50,000 सैनिक हैं, क्या उन्होंने उधर कूच कर दिया? कीव की जो दूरी है वहां से तकरीबन 80-85 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो क्या ये आप कह रही हैं कि वो उसको कैपिटल रशियन फोर्सेस ने उसको कैप्चर किया है? मेरा मानना ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। का दावा है, अमेरिकी सीनेटर रूबियो का ये दावा है। सेनेटर साहब तो वो तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा कब्जा हो गया, तो फिर क्यों नहीं बताते, फिर क्यों नहीं इंटरवीन? पूरा विश्व इंटरवीन कर जाएगा इसमें। यदि रशियन फोर्सेस इंटर करती है तो अमेरिकन और फ्रांस ये कहते हैं कि हम अपने फोर्सेस को नहीं भेजेंगे, तो किस तरह से इसको आप रोकेंगे? सैंक्शन से आप रोकिएगा, मिलिटरली कुछ नहीं करते। जनरल मोबिलाइजेशन यूक्रेन फोर्सेस का हुआ ही नहीं है अभी तक। आपको सरप्राइज होगा, रिजर्विस्ट की बात कर रहे हैं वो। अपने जो मेन मोबिलाइजेशन, किसी भी देश में सामरिक जब लड़ाई होती है तो आप मोबिलाइज करेंगे ना फोर्सेस को, कि घर के अंदर बैठे होंगे। वो 30% पे बढ़ाने की बात सर, अमेरिका तो अभी अगर मैं अगर तालिबान डिबैकल से कहूं, उसी से नहीं निकल पाया। मैं लौटूंगी सर